तर्क एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी सीरीज का एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं लोक अदालत के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है लोक अदालत। इस टॉपिक के बारे में बात की जाए दोस्तों तो एमपीपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण है और इंटरव्यू में भी आपसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए लोक अदालत। दोस्तों, लोक अदालत को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि ये आखिर है क्या। दोस्तों, जब हम लोक अदालत की बात करते हैं तो यह एक ऐसा फोरम या मंच होता है जिसमें विवादों को आपसी सलाह से क्या किया जाता है, निपटाया जाता है। और यह जो सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। दोस्तों, वर्तमान में हम न्यायपालिका की दशा यदि देखें तो केसों के बोझ से, यानी कि जो आपके केसेस हैं इतने ज़्यादा पेंडिंग यहाँ पर मिलते हैं कि आपका जो त्वरित न्याय है या न्याय प्राप्ति की जो आशा है वो एक सपना सा दिखाई देती है। और दोस्तों, यह कहा गया है कि जब तक न्याय शीघ्र ना मिले, त्वरित ना मिले या जल्द ना मिले, तब तक वो न्याय नहीं होता। तो दोस्तों, उसी प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए, त्वरित न्याय की प्राप्ति कराने के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढा गया है जिसको कहा जाता है लोक अदालत के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, लोक अदालत के लिए हम परिभाषा की यदि देखें कि लोक अदालत क्या है तो हेडिंग डाल लीजिए लोक अदालत। लोक अदालत एक ऐसा फोरम या मंच होता है जहां वे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, यानी न्यायालय के समक्ष अभी नहीं लाए गए हैं, सौहार्द ढंग से निपटाए जाते हैं। यानी दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान लोक अदालतों में किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने दो प्रकार के केस देखे। एक ऐसा केस जो कि न्यायालय में लंबित है, यानी कि न्यायालय के समक्ष लाया जा चुका है, और एक ऐसा केस जो न्यायालय के समक्ष अभी तक लाया नहीं गया। क्लियर है? तो दोनों प्रकार के केसों को क्या किया जाता है, आपको दोनों सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं, दोनों प्रकार के केसेस, और दोनों पक्षों के बीच समाधान क्या किया जाता है, लोक अदालत में या लोक अदालत के द्वारा आपसी सहमति से करवाया जाता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में क्या कहा है, इसको यदि हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत संस्था के अर्थ को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। लोक अदालत न्याय व्यवस्था का एक पुराना स्वरूप है जो कि प्राचीन भारत में प्रचलित था और इसकी वैधता आधुनिक युग में भी समाप्त नहीं हुई है। इसको यदि हम समझें तो दोस्तों, लोक अदालत कोई नया कॉन्सेप्ट निकल करके नहीं आया है। यह भारत में प्राचीन न्याय पद्धति का ही क्या है, एक स्वरूप आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, आपने पंचायतों का नाम सुना होगा, उसके बारे में जाना होगा कि कुछ लोगों का समूह क्या करता है, न्याय निर्णय की प्रक्रिया करता है, जिसमें कुछ छोटे मामलों को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और आपसी सहमति से उसका सॉल्यूशन करवाने का प्रयास किया जाता है। तो उसी प्रकार का एक फॉर्मेट दोस्तों यहाँ पर यूज़ किया जाता है, किसके द्वारा, लोक अदालत के द्वारा। इसलिए ये कहा गया है कि लोक अदालत क्या है, न्याय व्यवस्था का एक पुराना स्वरूप है। क्लियर है? जिसकी वैधता आधुनिक युग में भी समाप्त नहीं हुई है। लोक अदालत का अर्थ जनता की अदालत या न्यायालय। क्लियर है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनते हैं कि लोक अदालत का अर्थ क्या है, जनता की अदालत या जनता का न्यायालय। यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। यहाँ से भी दोस्तों आपका एमसीक्यूज बनने की संभावनाएं रहती है। क्लियर है? तो किस दर्शन पर आधारित है ये, गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, जिसमें गांधी जी की विचारधारा या सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। किस प्रकार से गांधी जी की विचारधारा थी कि हर व्यक्ति तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके, उसको उस न्याय का लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो आपकी न्यायपालिका है या जुडिशरी है, उस पर से काम के बोझ को कम करने के लिए, ताकि लोगों को न्याय शीघ्र मिल सके, और कुछ छोटे छोटे केसेस जो न्यायपालिका में जाते हैं और न्यायपालिका में जाके उसकी व्यस्तता के कारण काफ़ी लंबे समय तक खिंचते हैं, जो कि उतना उसको आवश्यक भी नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे छोटे केसों को जिनको आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है, उनको किसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, लोक अदालत के द्वारा किया जा सकता है। क्लियर है? और दोस्तों, हम देखते हैं कि लोक अदालत लगती हैं तो 50-50 लाख, 20-20, 30-30 लाख केसों को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। और यह दोस्तों क्या करता है, एक त्वरित
तथा कम खर्चीला एक वैकल्पिक साधन प्रस्तुत करवाता है। दोस्तों कम खर्चीला भी एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है लोक अदालत के लिए। सामान्यतः हमने देखा है कि जब कोई केस कोर्ट में जाता है तो दो तरीके से लोग वहाँ पर प्रभावित होते हैं, एक तो समय की वजह से और दूसरा खर्चे की वजह से। दोस्तों जो गरीब लोग हैं, जो गरीब वर्ग है, वो न्यायालय पे या कोर्ट में जाने से बचता है। दो कारण है उसके, एक तो उसको मालूम है कि जो केस है वो काफ़ी, उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, और दूसरा उसमें लगने वाला खर्चा। तो दोस्तों ऐसे गरीब लोगों तक न्याय की पहुंच के लिए क्या किया गया है, लोक अदालत जैसे अल्टरनेटिव्स का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। तो दोस्तों यह त्वरित तथा कम खर्चीली न्याय का एक वैकल्पिक साधन प्रस्तुत करती है। लोक अदालत की कार्रवाई में कोई विजय या पराजित नहीं होता, इसलिए आपस में दोनों पक्षों के बीच द्वेष नहीं रह जाता। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हमको मालूम है कि लोक अदालत में जो निर्णय लिए जाते हैं वो आपसी सहमति पर लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी एक निर्णय के, एक पक्ष के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया जाता। जब तक दोनों पक्ष आपस में सलाह करके, ठीक है, आपसी सहमति से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक उसका निर्णय नहीं लिया जाता। तो आपस में कोई, दोनों पक्षों के बीच में कोई द्वेष की भावना भी उस समय उत्पन्न नहीं होती। तो दोस्तों ये लोक अदालत वर्तमान में काफ़ी मेजर फैक्टर के रूप में कार्य कर रही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी वैधानिक स्थिति के बारे में कि लोक अदालत की वैधानिक स्थिति क्या है। दोस्तों पहली बार लोक अदालत का जो प्रावधान किया गया था, वो पहला लोक अदालत का जो शिविर था वो 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था। क्लियर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया। यह पहला विवादों को निपटाने में बहुत सफल हुआ था। ठीक है ना, यह जो पहल थी वो विवादों को निपटाने में क्या हुई, बहुत सफल रही, और परिणाम स्वरूप लोक अदालतों को देश के अन्य हिस्सों में भी प्रसार होने लगा। ठीक है, तो दोस्तों पहली बार में ही काफ़ी ज़्यादा सफल होने के बाद अन्य हिस्सों में भी क्या किया गया, जिसके इसका प्रसार किया गया। पहले यह व्यवस्था एक स्वैच्छिक और एवं समझौताकारी एजेंसी के रूप में कार्य करती थी। क्लियर है। किस रूप में कार्य करते थे, स्वैच्छिक एवं समझौताकारी एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थी। लेकिन लोक अदालत की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अब इसे वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पारित करके इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो दोस्तों वैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया आपका किस एक्ट के द्वारा किया गया, वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, जिसको लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये जो लागू हुआ वो कब लागू हुआ था, 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। ठीक है, तो 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ। नाम क्या था इस एक्ट का, वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से। ठीक है, तो इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, और इस प्रावधान के अंतर्गत ऐसी अदालतों को तालुक, जिला तथा राज्य स्तर के अलावा उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया। यानी कि छोटे लेवल से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक, हायर लेवल तक क्या किया जा सकता है, इनको आयोजित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर की गई। लोक अदालत की अध्यक्षता एक न्यायाधीश जो कि सामान्यतः सेवानिवृत्त होता है तथा इसके 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें एक वकील तथा दूसरा सामाजिक कार्यकर्ता होता है। इस प्रकार से दोस्तों एक लोक अदालत में जो समूह होता है लोगों का, कितने समूह रहते, कितने लोग होते हैं, 3, जिसमें एक कौन होता है, न्यायाधीश जो प्राय सेवानिवृत्त होता है, और उसके अलावा 2 अन्य सदस्य होते हैं, इनमें एक वकील और दूसरा सामाजिक कार्यकर्ता होता है। और लोक अदालत को सिविल अदालत की मान्यता प्रदान की गई है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो किस अदालत का दर्जा दिया गया इसको, लोक अदालत को सिविल अदालत का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों लोक अदालत में यदि बात की जाए, कोई आपराधिक मामला समनीय प्रकृति का होता है तो भी इसमें लाया जा सकता है। समनीय यानी कि कंपाउंडेबल, ऐसे मामले दोस्तों समनीय मामले होते हैं जिन्हें, या फिर ऐसे मामले समनीय होते हैं आपराधिक प्रकृति के मामले यानी क्रिमिनल केसेस, जिन्हें दोनों पक्षों के द्वारा समझौते से निपटाया जा सकता है। यानी कि ऐसे क्रिमिनल केसेस जिन्हें आपसी समझौते से निपटाया जा सकता है, ऐसे मामले क्या कहलाते हैं, समनीय यानी कि कंपाउंडेबल कहलाते
है। तो दोस्तों इसको जो दर्जा दिया गया है वो किस लेवल का दिया गया है, सिविल कोड का। लेकिन कुछ ऐसे क्रिमिनल केसेस भी यहाँ पर सुने जा सकते हैं जो कैसे हो, समनीय प्रकृति के हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। दोस्तों लोक अदालत का जो मुख्य उद्देश्य है वो दोनों पक्षों में समझौता करना होता है। यदि सहमति या समझौता हो गया हो तो डिक्री के रूप में घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, समझौता होना। और समझौता यदि हो जाता है तो जो निर्णय है वो क्या किया जाता है, डिक्री के रूप में घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा यदि मामले में ऐसा कोई सहमति निकल के नहीं आती है तो उस स्थिति में जो मामला है उसको वापस पुनः कहाँ भेज दिया जाएगा, न्यायालय में भेज दिया जाता है जहाँ वह चल रहा है। क्लियर है। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है। यदि लोक अदालत में आपको निर्णय मिल गया है, आपने सहमति पर निर्णय ले लिया है, तो उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, लोक अदालत का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, न्यायालय से यानी कि जो आपके कोर्ट है उनसे आपका केसेस का जो पेंडिंग है, जो बोझ है, उसको दूर करना। यदि इसके निर्णय के खिलाफ भी यदि अपील का प्रावधान किया गया है तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता कि आप दोबारा से अपील करते और लोक अदालत का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आप इसके निर्णय के खिलाफ कहीं अपील नहीं कर सकते क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है। यहाँ तक की बात की जाए आर्टिकल 226 के तहत भी हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं होती। तो दोस्तों इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होती। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये एक सस्ता उपचार है। ठीक है। और यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे में कोर्ट फीस जमा भी करवाई गई है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर फीस वापस कर दी जाती है। यदि दोस्तों कोर्ट में आपने केस पहले दे दिया है, लगा दिया है सुनवाई के लिए और उसमें आपने कोर्ट फीस जमा कर दी है और वो पेंडिंग था और उसका जो निर्णय है वो लोक अदालत के द्वारा निकला है, तो आपकी जो कोर्ट फीस है उसको क्या किया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है। इसमें दोनों पक्षकार जज के साथ स्वयं अथवा अधिवक्ता के द्वारा बात कर सकते हैं, जो कि नियमित कोर्ट में संभव नहीं है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो दोनों पक्षकार होते हैं वो सीधे जज से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं या फिर अपने अधिवक्ता के द्वारा जज से बातचीत कर सकते हैं। जबकि सामान्य न्याय प्रक्रिया में यदि हम बात करें, कोई कोर्ट में जाकर के बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपने जब कोर्ट में कोई केस पेश किया है उसके कई समय बाद तक आपको जज के दर्शन देखने को नहीं मिलते और जज के दर्शन हो भी जाते हैं तो आप दूर खड़े होकर के उसको निहारते हो, देखते हो, आप उससे बात नहीं कर सकते। जबकि जब हम लोक अदालत की बात करते हैं तो यहाँ पर जज से क्या हो सकती है, बातचीत हो सकती है। आप चाहे तो खुद कर सकते हैं या अपने अधिवक्ता के द्वारा कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों ये हमने समझा था कि इसके बारे में, लोक अदालत के बारे में। अब इसके यदि हम लाभ की बात करें तो हेडिंग डाल लीजिए, लोक अदालत के लाभ। दोस्तों इसमें कोई अदालती फीस नहीं लगती, यानी कि जो कोर्ट फीस है वो नहीं लगती। और अगर अदालती फीस का भुगतान कर दिया गया है तो लोक अदालत में मामला निपटने के बाद राशि लौटा दी जाती है। क्लियर है। यदि आपने कोई कोर्ट फीस जमा कर दी थी और वो मुकदमा काफ़ी समय से न्यायालय में पेंडिंग में था और यदि उसका निर्णय कहाँ निकलता है, लोक अदालत में जाकर के निकलता है, तो जो आपने कोर्ट फीस पे की थी वो आपको रिफंड हो जाती है। दूसरा हम बात करें दोस्तों तो लोक अदालत के द्वारा विवादों के निपटारे की प्रक्रिया लचीली एवं त्वरित होती है। दोस्तों यहाँ पर जो विवाद निपटाए जाते हैं वो आपसी सहमति पर निपटाए जाते हैं और इतनी साधारण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है कि जो आम जन होता है, यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जबकि यदि हम किसी कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में कोई केस चलता है तो प्रक्रिया आम लोगों की समझ में नहीं होती। आप केवल वकील आपका बताता है, एडवोकेट आपको बताता है कि क्या प्रक्रिया चल रही है, आपको क्या करना है। आप जैसे सामान्य लोगों को वो प्रक्रिया समझ में नहीं आती। क्लियर है। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लचीली है और त्वरित यानी कि शीघ्रता से होने वाली है और यही सबसे प्रमुख विशेषता में से एक मानी जाती है। यह सभी पक्ष यानी कि जो लोक अदालत में यहाँ सभी पक्ष सीधे या अपने वकीलों के माध्यम से न्यायाधीश से संवाद कर सकते हैं, जो कि नियमित न्यायालय में संभव नहीं है। तो दोस्तों जब
नॉर्मल प्रक्रिया की यदि हम बात करें, कोई केस यदि कोर्ट में चलता है तो आपको लास्ट में जा करके न्यायाधीश महोदय के दर्शन होते हैं। उससे पहले तो आप वकीलों का मुंह ही देखते रहते हैं, ये वकील वो वकील। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि आप क्या कर सकते हो। और नॉर्मल प्रक्रिया में यदि हम बात करें तो भी आप जज से सीधे बात तो कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। जबकि जब हम लोक अदालत की बात करते हैं तो यहाँ पर आप जज से सीधे मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, या अपने वकील की सहायता से उससे बात कर सकते हो। क्लियर है। और लोक अदालत का निर्णय संबद्ध पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। लोक अदालत का निर्णय क्या है, संबद्ध पक्षकारों पर बाध्यकारी है, यानी कि उनको मानना पड़ता है। इसकी हैसियत सिविल कोर्ट के निर्णय के बराबर होती है। क्लियर है। तो दोस्तों किस निर्णय के बराबर, किस कोर्ट के बराबर हैसियत रखता है, सिविल कोर्ट के निर्णय के बराबर। साथ ही गैर अपीली होता है, इसमें कहीं इसके निर्णय के खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती। इसके बारे में हमने चर्चा की हुई है, क्यों नहीं की जा सकती, जिसके विवाद के अंतिम समाधान में विलंब नहीं होता। यानी कि ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा आपने इसमें अपील कर दी हो, ठीक है, निर्णय ले लिया, फिर निर्णय का फिर आपने कहीं और कोर्ट में अपील कर दी, तो दोस्तों उसका महत्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और लोक अदालत का जो उद्देश्य क्या है, त्वरित न्याय प्राप्त करना। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर कई बार एक सेंटेंस निकल के आता है स्थायी लोक अदालत के बारे में। दोस्तों लोक अदालत जो होती है सामान्यतः दो प्रकार की हो सकती है, एक स्थायी लोक अदालत और एक अस्थायी लोक अदालत। दोस्तों जब हम स्थायी लोक अदालत की बात करते हैं तो कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठीक है ना, कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 में संशोधन कर 2012 में सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामले के लिए स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों लोक अदालत की जब बात करें स्थायी और अस्थायी में, सामान्यतः क्या अंतर है, यदि हम बात करें तो स्थायी लोक अदालत में अपना मामला सीधा ले आया जा सकता है। यानी कि स्थायी लोक अदालत यदि किसी सार्वजनिक मामले के लिए बनाई गई है दोस्तों, वहाँ पे आप सीधे अपना मामला ले जा सकते हो। जबकि अस्थायी लोक अदालत में मामला न्यायालय की अनुमति के बगैर नहीं जाता। क्लियर है। स्थायी लोक अदालत सिर्फ 1 करोड़ तक के मामले सुन सकती है, यानी कि यहाँ पर लिमिट फिक्स है। स्थायी लोक अदालत कितने तक के मामले सुन सकती है, 1 करोड़ रुपए तक के। जबकि अस्थायी लोक अदालत में ऐसी कोई सीमा निश्चित या निर्धारित नहीं की गई है। क्लियर है दोस्तों। स्थायी लोक अदालत की हम बात करें तो इसमें मामले का निर्णय बातचीत से नहीं होने पर अपना निर्णय स्वयं सुना सकते हैं। जबकि अस्थायी लोक अदालत में सिर्फ आपसी सहमति से ही निर्णय सुनाती है, अन्यथा मामला वापस न्यायालय में चला जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, स्थायी न्यायालय में पहले आपसी सहमति से निर्णय लेने की कोशिश की जाती है। यदि सहमति बन जाती है तो अपना निर्णय सुना दिया जाता है, जो कि अंतिम होता है। किंतु यदि स्थायी अदालत की यदि हम बात करें, यदि आपसी सहमति नहीं बन पाती तो दोस्तों जो जजेस रहते हैं वो क्या करते हैं, वो सही और गलत का पता लगा करके और अपने निर्णय को सुनाते हैं। यानी कि अब वहाँ पर सहमति की आवश्यकता नहीं होती। जबकि हम अस्थायी अदालत लोक अदालत की बात करते हैं तो वहाँ पर सहमति पर ही क्या होता है, निर्णय दिया जाता है। यदि सहमति नहीं होती तो वापस से जो केस है वो कहाँ पहुँचा दिया जाता है, न्यायालय में पहुँचा दिया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है स्थायी और अस्थायी में, ठीक है। यानी कि स्थायी में यदि कोशिश की जाती है, प्राथमिकता रहती है कि सहमति पर निर्णय हो जाए। यदि सहमति पर नहीं हो पाता, सहमति नहीं बन पाती, तो सही और गलत को देखकर जो जज होते हैं वो क्या करते हैं, अपना निर्णय सुना देते हैं, जो कि बाध्यकारी रहता है। क्लियर है। स्थायी हो या अस्थायी लोक अदालत के दोनों के ही निर्णय क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। दोनों ही अदालत के निर्णय क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे, चाहे स्थायी अदालत हो या फिर अस्थायी लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत हो। क्लियर है दोस्तों। स्थायी लोक अदालत में एक अध्यक्ष या सभापति होगा जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो। क्लियर है। स्थायी लोक अदालत में क्या होगा, लोक अदालत में क्या होगा, एक अध्यक्ष या सभापति, उसको अध्यक्ष भी कहा जाएगा और या फिर सभापति भी कहा जाएगा, होगा जो कि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो अथवा उससे भी उच्चतर श्रेणी का न्यायिक सेवा में रहा हो। यानी कि जो जिला न्यायाधीश है उससे भी ऊपर की न्यायिक श्रेणी में रहा हो, वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा। 2 अन्य व्यक्ति होंगे जिनने सार्वजनिक सेवाओं का पर्याप्त अनुभव हो। इस प्रकार कितने लोगों का समूह बन गया,
3 लोगों का यहाँ पर ग्रुप तैयार हो जाता है। स्थायी लोक अदालत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक या अनेक जनोपयोगी वस्तुएं या जनोपयोगी सेवाएं आती हैं। क्लियर है। स्थायी लोक अदालत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक या अधिक जनोपयोगी सेवाएं होंगी, जैसे यात्री अथवा माल परिवहन, जिनमें हवाई, जल या थल तीनों को शामिल किया जाएगा। डाक, टेलीग्राम या टेलीफोन सेवाएं, किसी संस्थान द्वारा जनता को बिल, प्रकाश या पानी की आपूर्ति से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, अस्पताल डिस्पेंसरियों में सेवाएं तथा बीमा सेवाओं से संबंधित ऐसी सारी जनोपयोगी सेवाएं इसके अंतर्गत आपकी क्षेत्राधिकार में आएंगी। क्लियर है। लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।